दोस्तों, रोज रोज पेट के अंदर गैस बनना, पेट का फूलना, कपड़ों का दिन ब दिन टाइट होते जाना, ये ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें कि हम अक्सर बहुत ही लाइटली ले लेते हैं और कहते हैं कि सिंपल सी गैस ही तो है, कोई बात नहीं है। लेकिन क्या ये रियल में नॉर्मल है या फिर हमारी बॉडी हमें कोई सिग्नल दे रही है बड़े खतरे का? लोग अक्सर गैस बनना, पेट का भारी होना, इन चीज़ों को बड़े ही हल्के में लेते हैं और इग्नोर करते रहते हैं। लेकिन ये वो समस्याएं हैं जो कि आपके अंदर आगे चल के सीरियस हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर सकती हैं। आज के इस वीडियो में हम इन सभी समस्याओं के इलाज की बात नहीं करेंगे, बल्कि इनके पीछे छुपे हुए एक बड़े खतरे के बारे में बात करेंगे। हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर दिनेश है और मैं अपने हर वीडियो के अंदर आप लोगों को हेल्थ के लिए एजुकेट करता हूं, आपकी हेल्थ के लिए अवेयर करता हूं, ताकि आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर जिन समस्याओं को फेस कर रहे हैं उन समस्याओं को लेकर अपनी हेल्थ को समझ पाएं और प्रॉपर स्टेप्स उठा पाएं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं एक्चुअल में ये गैस है क्या और इसकी वजह से कौन से सीरियस हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक जनरल सी बात से कि गैस रियल में होती क्या है ये गैस। गैस का मतलब है कि हमारे पेट के अंदर या आंतों के अंदर गैस का या हवा का जमा हो जाना। अब ये जो आंतों की गैस है, इसके दो सोर्स हो सकते हैं। पहला सोर्स तो स्वालोड एयर, यानी कि जो हवा हमने खाने के साथ निगल ली है उसकी वजह से गैस हो सकती है। दूसरा, फर्मेंटेशन इन द गट, यानी कि हमारी इंटेस्टाइन के अंदर जो फर्मेंटेशन होता है उससे जो गैस प्रोड्यूस होती है वो गैस। जब कभी भी हमारा खाया हुआ खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर अधपची हालत के अंदर पहुंच जाता है तो उसका फर्मेंटेशन होता है। एक्सेसिव फर्मेंटेशन की वजह से काफ़ी सारी गैसेज प्रोड्यूस होती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इस तरह की गैसेज उसके अंदर बनती हैं। और ये वैसे तो नॉर्मल प्रोसेस है, यानी कि गैस का प्रोडक्शन कोई नई बात नहीं है, सभी की बॉडी के अंदर होता है। गैस प्रोडक्शन एक नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब गैस बहुत ज़्यादा बनने लग जाए या फिर गैस जो है ये बॉडी के अंदर अटक जाए, बाहर नहीं निकल पाए, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। दूसरी चीज़ होती है ब्लोटिंग। ब्लोटिंग का मतलब होता है कि पेट का भारी भारी लगना या फिर पेट टाइट सा फील हो रहा है, यानी कि ब्लोटिंग एक बॉडी की फीलिंग है, एहसास है, और गैस रियल में प्रोड्यूस होती है। इसका मतलब ये है कि ब्लोटिंग बिना गैस के भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि आपके अंदर गैस का प्रोडक्शन होगा तभी आपको आपका पेट भारी भारी लगेगा या टाइट फील होगा। बिना गैस के प्रोडक्शन के भी आपको ब्लोटिंग हो सकती है। यानी कि हमारी बॉडी की प्रॉब्लम ये नहीं है कि बॉडी के अंदर गैस कितनी बनती है, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि गैस जो बनी है उसको निकालने के लिए हमारी गट के अंदर या इंटेस्टाइन के अंदर मूवमेंट कैसी है, इंटेस्टाइन की सेंसिटिविटी उसके लिए कैसी है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पेट का जो भारी भारी फील होना है, टाइट फील होना है, ब्लोटिंग की जो फीलिंग है, वो एक तरह से स्लो गट को शो करता है। यानी कि हमारा डाइजेशन स्लो हो गया, गट की मूवमेंट स्लो है, जिसकी वजह से पेट भारी भारी है। अब जो खाना खाया है वो नीचे की तरफ पास नहीं हो रहा है, उसकी वजह से पेट जो है वो टाइट है। इसमें गैस का कोई रोल नहीं है। लेकिन गट स्लो होने की वजह से ब्लोटिंग होती है। और अब गट स्लो है तो फूड जो है वो ज़्यादा देर तक हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर रहता है, और ज़्यादा देर तक अगर वो इंटेस्टाइन्स के अंदर रहेगा तो उसका फर्मेंटेशन होगा और गैस का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। साथ ही इसकी वजह से हमारी जो नर्व्स हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं। और अगर कॉन्स्टिपेशन किसी के अंदर रहता है तो उसमें क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से अपर एब्डोमेन पे प्रेशर लगता है, जिसकी वजह से भारी भारीपन फील होता है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं ब्लोटिंग के लिए। तो एज ए कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि गैस वो चीज़ है जो कि रियल में बनती है, लेकिन ब्लोटिंग वो फीलिंग या वो एहसास है जो कि बॉडी फील करती है इन रेस्पॉन्स ऑफ स्लो गट या फिर नर्व्स की सेंसिटिविटी या फिर कॉन्स्टिपेशन। बॉडी में अगर कभी कभी गैस बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ज़्यादा इश्यू वाली बात नहीं है। लेकिन अगर रोजाना बहुत ज़्यादा गैस का बनना, बहुत ज़्यादा फाट का आना या फिर बहुत ज़्यादा पेट का फूला हुआ रहना, बदबूदार गैस ज़्यादा पास करना, ये चीज़ें जो हैं ये आपके वीक डाइजेशन को शो करती हैं, यानी कि आपका डाइजेशन नॉर्मल नहीं है। और गैस का रोज़ रोज़ होना आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की हिडन प्रॉब्लम की तरफ इशारा करता है। अब अगर हम गैस के कारणों की बात करें तो गैस बनने के कारणों में सबसे पहला जो कारण है, सबसे मेन जो कारण है वो है गलत खान पान का तरीका। अब गलत खान पान का तरीका क्या हो सकता है कि
कुछ लोग बहुत तेज़ तेज़ खाना खाते हैं, बड़े फास्ट खाते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल के अंदर से वो बहुत मुश्किल से खाने के लिए टाइम निकालते हैं और खाने को ऐसे फटाफट फिनिश करते हैं कि मानो बस उन्होंने खाने के ऊपर एहसान किया हो। गलत खान पान के अंदर दूसरी जो चीज़ है वो ये हो सकती है कि बहुत ज़्यादा खा लेना एक टाइम के अंदर, ओवर ईटिंग करना, रात को हैवी डिनर करना, या फिर थोड़ी थोड़ी देर के अंदर कुछ ना कुछ खाते रहना, मुंह चलाते रहना, खाली पेट चाय या कॉफ़ी ज़्यादा पीना। इन सब चीज़ों से क्या होता है कि हमारे पेट को रेस्ट मिलता ही नहीं है और डाइजेशन का टाइम नहीं मिलता है, तो डाइजेशन हो नहीं पाता है। अब अधपची हालत के अंदर खाना जो है वो आंतों में पड़ा रहता है, तो उसका फर्मेंटेशन होता है, फर्मेंटेशन होने की वजह से गैसेज का प्रोडक्शन होता है। दूसरा इसका कारण हो सकता है कब्ज या फिर कॉन्स्टिपेशन। मैंने मेरी रेगुलर प्रैक्टिस के दौरान ये बहुत ज़्यादा नोटिस किया है कि जो गैस के पेशेंट्स आते हैं उनमें से 50% से ज़्यादा पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है। अब कॉन्स्टिपेशन के केस में क्या होगा कि जब स्टूल लंबे टाइम तक लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर रहेगा तो उसमें भी फर्मेंटेशन बढ़ेगा, तो गैस का प्रोडक्शन बढ़ेगा और पेट जो है वो फूला हुआ हार्ड सा फील होगा। कुछ लोगों के अंदर दूध पीने से गैस हो सकती है, कुछ को गेहूं से या फिर ग्लूटेन की वजह से गैस प्रोड्यूस हो सकती है। कुछ ऐसे फूड्स हैं जो कि गैस प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार रहते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा छोले, राजमा, गोभी, प्याज या लहसुन जो है, ये सारी चीज़ें गैस का प्रोडक्शन बढ़ाती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके ऊपर कि अक्सर ध्यान नहीं जाता है वो है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी हमारी बॉडी के अंदर गैस के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। इनका यूज हम हो सकता है कि चाय के अंदर करें या फिर कुछ स्वीट्स के अंदर भी इनका यूज हो सकता है। एक जो गैस का मेन कारण होता है वो स्ट्रेस भी इसका कारण होता है। स्ट्रेस सिर्फ हमारे दिमाग को ही अफेक्ट नहीं करता बल्कि हमारे डाइजेशन और पेट को भी अफेक्ट करता है। स्ट्रेस की वजह से हमारा गट स्लो हो जाता है, जिससे डाइजेशन डिले होता है और गैस का ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। ये ज़्यादातर ट्रैवल के टाइम पे या इमोशनल टेंशन के टाइम पे हो सकता है। ऐसी कंडीशंस के अंदर अचानक से पेट की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती है। आपने नोटिस किया होगा कि जब हम छोटे थे, एग्जाम्स वगैरह दिया करते थे, तो एग्जाम से जस्ट पहले पेट के अंदर गुड़ 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 होने लग जाती थी। वो एक तरह से एग्जाम का जो प्रेशर था, स्ट्रेस था, उसकी वजह से सीधा माइंड का जो कनेक्शन है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ है और वो स्ट्रेस वहाँ से इंटेस्टाइन्स के अंदर गुड़ 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 करवाने लग जाता है। इसी तरह से मान लो कि कोई बुरी खबर अचानक से मिल गई हो तो अचानक से हाजमा खराब हो जाता है और पेट में गुड़गुड़ाहट होने लग जाती है, जिसे कि हम अगर बोलें तो बटरफ्लाइज इन द स्टमक भी बोलते हैं। कहने का मतलब है कि सारी चीज़ें ब्रेन से कनेक्टेड है। अभी तक जो भी बातें मैंने की, जो भी मैंने बताया, वो सारी चीज़ें शायद आप जानते थे या फिर कहीं ना कहीं आपने सुनी है, आजमाई हैं और आपने फील किए हैं। लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूँ वो चीज़ें आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे और आप लोग इनके बारे में न सुनते हैं, न जानते हैं और ना ही शायद समझते हैं। इवन काफ़ी सारे डॉक्टर्स भी इन्हें मिस कर देते हैं। इनमें सबसे पहला है IBS या फिर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जो कि बहुत ही कॉमन सी समस्या है, बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर देखने को मिलती है। इन पेशेंट्स के अंदर कभी गैस, कभी ब्लोटिंग, कभी पेट में दर्द, कभी कब्ज, कभी दस्त लगना, ऐसी समस्याएं होती हैं। दूसरा हो सकता है SIBO यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। इसमें क्या होता है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ग्रोथ करने लगते हैं। अब ऐसे में क्या होगा कि जो काम लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होना था वो शुरू में स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होने लगेगा। जब कभी भी खाना खाएंगे तो उसके बाद में ब्लोटिंग सी फील होने लगेगी। खाने की थोड़ी देर बाद ब्लोटिंग, गैस बढ़ जाएगी, इवन डायरिया भी कई बार हो सकता है। ये कंडीशन ज़्यादातर अनडायग्नोस्ड रहती है क्योंकि इसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं और डॉक्टर्स भी ज़्यादातर इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं और ऐसे केसेस के अंदर सब तरह की दवाएं लेकर भी आपको आराम नहीं मिलेगा। तीसरा लेसर नॉन कॉज है सीलिएक डिजीज। ये कुछ ग्लूटेन एलर्जी की तरह ही है, जो कि एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें गैस, ब्लोटिंग, लूज मोशन और कभी कभी कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ थकान, एनीमिया यानी खून की कमी और वेट लॉस या फिर स्किन और जॉइंट्स के इश्यूज भी कई बार इसके अंदर देखने को मिलते हैं। अब ये सारी समस्याएं जब कभी भी हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, गैस हो जाती है, पेट भारी रहता है, ब्लोटिंग होती है, तो ज़्यादातर लोग जनरली क्या करते हैं कि घरेलू नुस्खों के थ्रू इनको ट्रीट करना चाहते हैं और ये सही भी है, इसमें कुछ गलत नहीं है। बट अगर आपके अंदर कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि मैं अभी बताने वाला हूँ तो आपको घरेलू नुस्खों की तरफ नहीं जाना चाहिए।
तो ध्यान से सुनिए, अगर आपके अंदर गैस और ब्लोटिंग के साथ साथ बिना वजह वेट लॉस, स्टूल में खून या फिर स्टूल का रंग काला होना, बार बार वॉमिटिंग, सीवियर एनीमिया या फिर खून की कमी, पेट के साइज का धीरे धीरे बढ़ते रहना, पेट में बहुत तेज दर्द या बुखार आ जाना और रात को गैस की वजह से नींद टूट जाना, ये लक्षण अगर आपके अंदर हैं तो आपको घरेलू नुस्खे तुरंत प्रभाव से बंद कर देने चाहिए और आपको एक प्रॉपर गाइडलाइन के थ्रू डॉक्टर से कंसल्ट करके अपनी जो ये समस्या है इसको इवेल्युएट करवाना चाहिए। अब हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट सॉल्यूशन की तरफ, कि ऐसी समस्याओं के अंदर हमें क्या करना चाहिए, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला जो काम है वो हमें करना है कि खाना हमेशा धीरे धीरे खाना है, बहुत जल्दबाजी के अंदर नहीं खाना है। खाने को पूरे इत्मीनान के साथ खाएं, पूरा फोकस करके खाएं, एक जगह बैठकर आराम से पूरा टाइम दे खाने को, अच्छी तरह से चबाकर खाएं। जब आप खाने को अच्छी तरह से चबाकर खाएंगे तो इंटेस्टाइन्स का जो 50% काम है वो आपके दांत ही कर देंगे, तो इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन अच्छा हो पाएगा और अधपची हालत के अंदर कोई भोजन या खाना नहीं रहेगा जो कि फर्मेंटेशन के थ्रू गैस बढ़ाए। दूसरा, ओवर ईटिंग कभी नहीं करनी है। हमेशा कोशिश करो कि अगर आप 3 रोटी की आपको भूख है तो 1 रोटी आप कम खाओ, थोड़ा स्पेस आप छोड़ के रखो। अक्सर क्या होता है कि ओवर ईटिंग की वजह से डाइजेशन स्लो हो जाता है और डाइजेशन स्लो होने की वजह से जो अधपची हालत में जो भोजन है उससे गैस ज़्यादा बनती है, फर्मेंटेशन ज़्यादा होता है तो गैस ज़्यादा बनेगी। तो ओवर ईटिंग हमें हमेशा अवॉइड करनी है। तीसरा, अगर आपके अंदर कब्ज है या कॉन्स्टिपेशन है तो आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ानी चाहिए। साथ ही पानी प्रॉपर मात्रा के अंदर पिएं, फाइबर्स को अपनी डाइट के अंदर बढ़ाएं, धीरे धीरे करके फाइबर्स को इंक्रीज करें। अगर इससे भी कॉन्स्टिपेशन रिलीव नहीं हो रही है तो हो सकता है कि आप कोई माइल्ड लैक्सेटिव काम में ले सकते हैं। पांचवा काम जो है वो हमें करना है कि जो स्वॉलोड एयर है उसको हमें कम करना है। अब उसको कम करने के लिए मतलब पेट में हवा ज़्यादा नहीं जाने देनी है, गैस को ज़्यादा नहीं डालना है। क्या करेंगे, जब कभी भी पानी पिएं या कोई भी ड्रिंक पिएं तो स्ट्रॉ से नहीं पिएं, डायरेक्टली ग्लास से उसको पिएं। स्ट्रॉ से क्या होता है कि ज़्यादा एयर हमारे स्टमक के अंदर जाती है और वो एयर कहीं ना कहीं घूम फिर के अटकती है और गैस की समस्या पैदा कर सकती है। दूसरा, ज़्यादा जो चबाने वाली चीज़ें हैं जैसे कि पान या फिर च्युइंगम, इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल न करें क्योंकि बहुत ज़्यादा देर तक चबाने की वजह से भी हवा जो है वो स्टमक के अंदर जाती है और ब्लोटिंग कर सकती है, गैस कर सकती है। तीसरा, सोडा वगैरह जो भी गैसियस ऐसी चीज़ें हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल हमें नहीं करना है। अगर खाना खाने के बाद आपको ये लगे कि मैंने खाया तो हल्का ही था, नॉर्मली खाया था, बट आधा घंटे बाद आपको फील हो कि आपको ब्लोटिंग हो रही है, भारीपन सा फील हो रहा है, तो आप अपनी हैबिट के अंदर डालें कि खाना खाने के बाद आप आधा चम्मच या तो सौंफ खा लें। सौंफ क्या करती है कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रेशन बढ़ा देती है जिससे डाइजेशन थोड़ा फास्ट हो जाता है और अच्छी तरह से हो पाता है। या फिर आप कर सकते हैं कि आधा चम्मच आप अजवाइन खा लें। अजवाइन को थोड़ा सा सेक के और उसको आधा चम्मच आप यूज में ले सकते हैं। अजवाइन हमारी स्लो पड़े हुए डाइजेशन को बूस्ट अप करती है, उसको वेकअप करती है जिससे डाइजेशन फास्ट होता है। या फिर तीसरा आप कर सकते हैं कि एक टुकड़ा अदरक का लेके आधा इंच का टुकड़ा आप अदरक का लीजिए, उसको पीस कर पानी में डालकर वो पानी उबाल कर आप पी लीजिए। 5 मिनट तक पानी को उबालें, उसके बाद उस पानी को आप पी लीजिए। ये भी आपको काफ़ी हद तक इस समस्या से निदान देगा। अगर अदरक का पानी आपको अच्छा नहीं लगता है तो इसके अंदर आप टेस्ट के लिए थोड़ी इलायची भी मिला सकते हैं, वो भी आपको फ़ायदा करेगी इसमें। तो ये कुछ सिंपल सी चीज़ें हैं, लेकिन जो लक्षण मैंने बताए हैं कि अगर गैस और ब्लोटिंग के साथ वो लक्षण आपके अंदर हैं तो आपको अपनी हेल्थ कंडीशन को डॉक्टर से कंसल्ट करके इवेल्युएट ज़रूर करवाना चाहिए, इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ध्यान रखिए अपना और अपनों का। धन्यवाद।